आज होली एलियंस पर पवित्र संगठन इसे कहते हैं, इस पर अपना लेक्चर है और देखेंगे क्या होली एलियंस था। और हम लोगों ने अभी तक फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और नेपोलियन थर्ड और क्रीमिया वार पढ़ा है। तो क्रीमिया वार से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से यूरोप के एक सिनेरियो बन रहा था युद्ध के लिए, और सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए कैसी व्यापारिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ उसका निर्माण कर रहे थे। तो होली एलियंस क्या था? एक तरह से ये एक संघ था, एक पवित्र संघ था जिसको बोलते हैं लूज ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें यूरोपियन जितने भी थे, जो सोवरेन थे, जो सामाजिक सांप्रदायिक हर प्रकार से समानता या संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने 26 सितंबर 1815 में पेरिस के अंतर्गत 3 राष्ट्रों ने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया, जिसमें रशिया से ज़ार अलेक्जेंडर और ऑस्ट्रिया का फ्रांसिस और प्रूशिया का फ्रेडरिक विलियम थर्ड, इन तीनों ने प्रमुख भूमिका निभाई और इस प्रकार से एक पवित्र संघ का निर्माण किया। एलियंस का तात्पर्य यही होता है कि कोई आपस में बैठ कर के कोई ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करें, किसी एक वार्ता को सफल बनाने के लिए कोई अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन संघ का निर्माण करें, जिससे कि युद्ध आगे नहीं हो, किसी के जान माल की हानि नहीं हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहे, सांप्रदायिकता की ज़्यादा कोई भी बात की अति ना हो। तो इस तरह से दे फॉर्म loose organization and negotiating the second peace of the Paris and after the final defeat of the Napoleon। ये नेपोलियन के पराजय के बाद ही ये पवित्र संघ का निर्माण हुआ था, क्योंकि नेपोलियन की पॉलिसी देख करके और उसको भुगत करके यूरोप का पूरा नक्शा उथल पुथल हो चुका था, बिगड़ चुका था, और ये उग्र राष्ट्रवाद और सामंतवाद की पूरे यूरोप में एक तरह से जो लहर फैली हुई थी, और नेपोलियन का जो आतंक का राज्य था या टेरर जो फैलाया हुआ था, तो उसको कम करने या ख़त्म करने के लिए इस तरह से होली अलायंस उसको कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। जिसमें अब आप देखेंगे कि 4 बड़ी शक्तियाँ थी, जैसे ब्रिटेन है, यूरोप में ऑस्ट्रिया है, प्रशा है, रूस है। तो ये शक्तियाँ ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस आपस में कोई भी तुष्ट या तुष्टिकरण की नीति होती है ना, टू सेटिस्फाई टू ईच अदर, मतलब अपनी कंट्री को, एक कंट्री दूसरी कंट्री को उनके व्यापारिक और हर प्रकार के संबंध अच्छे होते हैं, तो वो तुष्टता की नीति रहती है। लेकिन क्या हुआ था कि वियना के समझौते को वो बिल्कुल एज इट इज़ बनाए रखना चाहते थे, और यूरोप में हमेशा के लिए एक पीस, एक शांति, क्योंकि नेपोलियन के युद्धों के कारण पूरा यूरोप वैसे ही उसकी शांति पूरी भंग हो गई थी। तो वो चाहते थे कि यूरोप में एक हमेशा के लिए स्थायी शांति बने रहे, और इसलिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की उनको आवश्यकता महसूस हुई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके की अंतर्गत हम सब सारे देश, सारे राष्ट्र आपस में बैठ कर के अपनी पॉलिसीज़ को वो डील कर सकें और आपस में एक दूसरे की शत्रुता को समाप्त कर दें, और एक के परेशानी आने पर दूसरा देश उसकी मदद करे। तो इस तरह से युद्धों के दौरान वो परस्पर आपस में सहयोग और सद्भावना फैलाना चाहते थे, और अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को इस प्रकार से समझते हुए 2 प्लान जो है उन्होंने प्रेजेंट किए, एक तो पवित्र संघ और दूसरी यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था, जिसमें से कि एक पवित्र संघ कहा जाता है, होली अलायंस कहा जाता है। इसके प्रणेता सबसे ज़्यादा जिसको आगे रह करके या इनिशिएटिव बोलते हैं ना, इसने काम का इनिशिएटिव किया इस कार्य के लिए, तो उस कार्य की शुरुआत या इनिशिएटिव रूस का जो ज़ार अलेक्जेंडर था उसको इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उसी ने जो है इस बात को आगे रखा था। और क्योंकि वो फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा सभी पूरा यूरोप ही परेशान हो गया था, और उसी के अंतर्गत चलते हुए यूरोप की जो क्रांति के आखिरी समय में जो नेपोलियन की एंट्री हुई थी, और उसने फिर अपना डिक्टेटरशिप स्टार्ट किया, और पूरे यूरोप को किस तरह से अपने हिसाब से उसने उसके भौगोलिक क्षेत्रों को आहत किया,
सभी राष्ट्रों की, तो उससे बहुत लोग परेशान, पूरे राष्ट्र यूरोप पूरा परेशान था। और उसकी विनाशकारी और अधर्मी नीतियों के कारण उन सभी ने आपस में ये समझा कि हम आपस में बैठ करके इस तरह से कुछ ऐसे नियम बनाएं कि प्रजा को संतान तुल्य समझें और किसी भी प्रकार की धर्म, समाज और उन स्वतंत्रता नहीं छीने और स्वच्छंदता नहीं छीने, सबको अपने मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स रहते हैं वो सब एक दूसरे को होने चाहिए। तो ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ जो विशेषण थे उनको इन लोगों ने सेलेक्ट किया। और यूरोप के जो जितने भी, इसमें साथ में एक बात यह भी थी कि कोई भी यूरोप के अंतर्गत राष्ट्र में शासक यदि बने तो वो धर्म और न्याय को बहुत अच्छे से समझे और प्रजावत्सलता की उसके अंतर्गत जो है भावना हो। इसलिए जार अलेक्जेंडर ने 26 दिसंबर 1815 को इन सारी बातों का, इन सारे बिंदुओं का मंथन किया, विश्लेषण किया और एक प्रस्ताव के रूप में सभी पूरी यूरोपियन कंट्री के सामने ये बात रखी। और इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया प्रशा ने अपनी सहमति प्रदान की। बाद में फिर ब्रिटेन और पोप को छोड़ करके बाकी सभी देशों ने इसमें सभी अपनी प्रतिभागिता, अपनी सहमति जताई। इसके सिद्धांत निम्नलिखित थे, जैसे नंबर 1, संघ के सदस्य शासक आपस में एक दूसरे को बंधु समझेंगे और प्रजा और धर्म को समझेंगे, संतान तुल्य मानेंगे, मतलब प्रजा अपनी संतान की तरह ही मानेंगे। जैसे अपने भारत में किस तरह से पुराने राजा सारे, आपने भारत का इतिहास पढ़ा तो उसमें नहीं कि सबसे पहले प्रजा को जो है अपनी संतान मानते हैं, है ना। जैसे वैदिक काल में ही आया कि 2 पुत्रियां होती हैं, एक सभा और समिति, जिसको लोकसभा और राज्यसभा की तुलना देते हैं, तो वो पुत्रियां मान ली जिसने की। तो हमारे भारत में तो ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना ही है, लेकिन ये अभी जब ये होली अलायंस आया तब इन लोगों ने ये बात समझी, और तब भी नहीं समझी। नेपोलियन के इतने आतंक के राज्य को जब उसने इस तरह से यूरोपियन कंट्री ने ये समझा, तो उसके बाद फिर उनके दिमाग में ये संतान तुल्य और प्रजा तुल्य ये बातें, ये कंसेप्ट उनके दिमाग में आया। वे संकट के समय एक दूसरे की सहायता करेंगे, सहयोग देंगे। ये सारे जो पवित्र संघ बना उसके ये प्रिंसिपल थे कि गृह नीति, विदेश नीति सभी ईसाई धर्म के अनुरूप संचालित करेंगे। मतलब क्रिश्चियनिटी इज़ मस्ट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था। इससे ये इनको लाभ क्या हुआ पवित्र संघ बनाने से? यूरोप में कोई विशेष सफलता या उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सका ये जो पवित्र संघ बना, क्योंकि जब तक जार अलेक्जेंडर था तभी तक ये पवित्र संघ रहा, ऐसा कहा जाता है। और जार अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद में ये पवित्र संघ भी समाप्त हो गया, क्योंकि उसने इसकी सार्थकता और सफलता के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया किसी भी शासक ने। और उसकी मृत्यु के बाद ही 1825 में इसमें पवित्र संघ समाप्त हो गया। वैसे देखा जाए तो इसके लक्ष्य, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफर, वो बोलते हैं कि होली अलायंस जो है इतना भी खराब, मतलब बिल्कुल भी इसके लक्ष्य खराब नहीं थे, क्योंकि पूरे राजनीतिक साधन के रूप में और कूटनीतिक यंत्र के रूप में ये वैसे असफल रहा, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्र के जो राजा थे, जैसे शासक थे, जैसे मैटरनिक है ना, और कैसलरे है, इंग्लैंड का मंत्री जो था, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी कूटनीति बनाते थे और अपना साम्राज्यवादी नीति, अपने राष्ट्र को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कूटनीति बनानी होती थी। तो उनके लिए ये होली अलायंस एकदम से इसके सूत्र पूरे उनको नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि इसमें बंधुत्व की भावना भी थी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता करेगा, जबकि ये तो जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत युद्ध करते थे। तो इनके ऊपर ये वाली बातें नहीं पूरी सही से बैठी। और मैटरनिक ने इसे कहा भी, पवित्र संघ को, होली अलायंस को, कि एक तरह से आडंबर और ढोंग है। और इंग्लैंड के मंत्री कैसलरे ने भी इसको पूरी तरह से बकवास कहा। किंतु बहुत ही जो इंटरनेशनल जो सूडो पॉलिटिक्स बनती है ना, कूटनीति जो बनती है, उसके क्षेत्र में सदाचार, नैतिक मूल्य, इन सभी की भावना को उत्पन्न करके लोगों के अंतर्गत ये वाली भावना का विकास करने के लिए एक बहुत अच्छा श्रेष्ठतम विकास ही था। बाकी बातें बाद में। वैसे ये 5th यूनिट ही चल रही है, और भी किसी को डिफ़िकल्टीज हो स्टूडेंट्स को तो पूछ सकते हैं। और मैं एक बार और आपको कह रही हूँ कि सीसी के टेस्ट नहीं होंगे, ऑनलाइन आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है। आप ग्रुप में चर्चा करें कौन कौन से विषय लेगा, नाम के साथ में मुझे अपने विषय का टाइटल
टॉपिक भेज दें। थैंक यू।